चलो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी जो रेट है ना, मतलब जैसे रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, इन सब पे बात करेंगे। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है ना, और बैंक रेट, ठीक है। फिर बेस रेट, ठीक है। बेस रेट के बारे में भी तो कहीं से भी पढ़ सकते, पर हाँ जैसे कि सी आर आर क्या होता है, SLR क्या होता है ना, इन सब के बारे में। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है ना, ये सब मेनली जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पहले हम लोग बैंक रेट देख लेते। देखो देखो इसमें जो होता है ना, जो भी जैसे बैंक रेट क्या होता है कि बैंक रेट और बैंक बैंक रेट और रेपो रेट में सिमिलरिटी है बस। बैंक रेट क्या है कि बैंक रेट जो है दीर्घकालीन है, ठीक है, और वही अल्पकालीन है रेपो रेट, ठीक है। ये है समझ, ठीक है। तो देखो एक सिंपल तुमको आज एग्जांपल देते हैं। ये हो गया RBI, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये है RBI, ठीक है, ये है RBI। और एक ये है, छोटा बनाते हैं इसको, ये जो है ये है अनुसूचित बैंक। देखो इसको अनुसूचित बैंक को ध्यान रखना है। ये बैंक ये जो होता है ना, ये अनुसूचित बैंकों के लिए है, ये लागू होता है। ये जो रेपो रेट है इन सब के लिए ना, ऐसे नॉर्मल कोई महाजन पे नहीं लागू होगा, ठीक है। तो जो भी शेड्यूल होना चाहिए, मतलब जो शेड्यूल है किसके, RBI के अंतर्गत, ठीक है। तो RBI क्या करेगा ना कि जैसे कि मान लो कि RBI इसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, अनुसूचित बैंक को। तो अनुसूचित बैंक को पैसे की जरूरत है तो RBI इसको बैंक लोन देगा, ठीक है, मतलब पैसा देगा, कुछ ऋण देगा कुछ समय के लिए। अगर वो दीर्घ काल के लिए ऋण देगा ना, तो वो उस दीर्घ काल ऋण को बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। अगर वो अल्पकाल के लिए ऋण देगा अनुसूचित बैंक को, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। और रेपो रेट अति अल्पकाल के लिए देता है तो उसको MSF बोलते हैं, MSF, ठीक है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो, अरे यार, हाँ चलो कोई रिवर बना देंगे। अब देखो, अब मान लो कि ये RBI है और ये फिर से मान लो अनुसूचित शेड्यूल बैंक है, ठीक है, शेड्यूल बैंक। अब क्या है ना कि RBI को तो नॉर्मली पैसा का मतलब देखो देखो RBI के पास जुगाड़ होता ही है पैसे का, ठीक है। तो RBI क्या करता है ना कि जब मान लो ये इसके पास पैसा पड़ा है, बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, तो ये मान लो इसको पैसा देना चाहिए, बोले कि तुम लेना चाहो तो ये हो सकता है कि भाई इसको तरलता जो है उसको घटाने के लिए पैसा खींच सकता है। तो बोलता है ठीक है दे दो भाई, पैसा दे दो ना। तरलता को घटाने के लिए RBI इनसे पैसे, क्योंकि इनसे पैसे खींचेगा तो लोगों के पास कम जाएंगे पैसे, तो पहले इससे पैसे खींचेगा, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ठीक है। फिर ये रेपो रेट, इस पर जो इसको RBI जो इसको देगा ये रेपो रेट होगा। और ये ध्यान, रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई इनको पैसा देता है तो ये इसको बदले में टैक्स जो रेट देते हैं वो रेपो रेट है। परंतु अब तो RBI नहीं दे रहा है पैसा, पैसा दे रहे हैं ये बैंक, है ना। ये बैंक इसको पैसा दे रहा है, तो जो ये रेट देगा इसको बदले में ब्याज देगा, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, RRR, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा ही रेपो रेट से कम होता है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा ही, क्या बात, कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम होता है रेपो रेट से। रिवर्स वाला हमेशा कम होगा। भाई RBI बोलेगा हम तुमको ज्यादा क्यों देंगे, तुम ना ज्यादा देगा हमको, है ना। RBI हेड है ऊपर, तो वो उसको कम ही पैसा देता है, चाहे कुछ कितना भी कम हो। जैसे मान लो रेपो रेट अगर 4 है ना, तो रिवर्स रेपो रेट 3, 3.35, 3.4, उससे कम ही रहेगा चाहे कितना ही हो, ठीक है। तो ये बात है, ध्यान रखना। अब हम लोग इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। देखो बैंक रेट किसको बोलते हैं, देखो बैंक दर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की, देखो ये भारतीय रिजर्व बैंक दो दो आर्टिकल पर काम करता है ना। कौन कौन सा, एक वो विनिमय वाला आर्टिकल है, और एक ये जो विनिमय जो है विनिमय वाला आर्टिकल है ना, बैंकिंग विनिमय करके कुछ है, तो उस पर काम करता है। 1949 का में जो आया था 1949 में। और एक ये भारतीय रिजर्व बैंक 1934, इसकी धारा 49 के तहत बैंक रेट वह दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने या रीडिस्काउंट करने के लिए रहता है, ठीक है। एक ये परिभाषा है। दूसरी बहुत आसान परिभाषा है, ये तो बकवास परिभाषा है, तो कुछ समझ में नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें दूसरी परिभाषा में देखो कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों
को दीर्घकालीन ऋण देता है। ध्यान रखना, बैंक का ये जो है बैंक रेट जो होता है ये दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन, ठीक है। अब बैंक रेट ये होता है, तो कोई बोल देगा बेस रेट क्या होता है। बेस रेट ये होता है, जैसे ये व्यापारिक बैंक, अगर मान लो जैसे कोई नाम जैसे कि सुमन, ठीक है, सुमन नाम का कोई ग्राहक है, इसको इसने पैसा दिया, ठीक है, तो जो इसको लोन देगा ना उसको ये बेस रेट बोलेगा, ठीक है। जैसे मान लो या इसने आरबीआई से लिया, ठीक है, आरबीआई से इसने बैंक रेट पे लिया, तो बैंक रेट मान लो 10% दे रहा है, तो ये इसको 15-20 में देगा, मान लो 15 में दे देगा। ये इसका डेली का ग्राहक मतलब अच्छा ग्राहक है, तो इसको 15% पे दे दिया, है ना, इसको बेस रेट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो समझ में, देखो व्यापारिक बैंकों को अगर दीर्घकालिक के लिए ऋण यानी लोन उपलब्ध करा रहा है तो वो उसे बैंक दर कहता है। बैंक दर व्यापारिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। मतलब कितना देगा, जैसे मान लो उसने 100 रुपये लिया ना, तो उसमें मान लो कि 4% वो बैंक रेट है, तो कितना हो गया, 104 रुपये देगा, इस तरह से। वो न्यूनतम सीमा, मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम, ध्यान देना। इस दर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की साख की उपलब्धता एवं साख की लागत को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो अगर ये बढ़ा दिया ना, तो सिंपल बात है कि मान लो ये कर दिया इसने 10%, तो वो रिजर्व बैंक जो है उसको 110 रुपये देगा। तो मान लो उसने कमाया, मान लो कि जैसे सिंपल ये लेते हैं, ठीक है, ये कैसे नियंत्रण करता है। जैसे मान लो कि 100 रुपये उसने दिए, ठीक है, आरबीआई, ये आरबीआई है, और उसने बोल दिया कि बैंक रेट में 10 लूंगा, अभी मान लो 10 एक बार, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ऐसा कोई होता नहीं, मतलब नॉर्मली 4 के आसपास कुछ रहता है, ठीक है, फिर भी चलो आप 4 ही मानो, पहले 4 ही मानो, इतना दिक्कत है तो 4 ही लो, ये लो 4, ठीक है। तो उसने उसे 100 रुपये मिले, प्लस अब ये उसको 100 रुपये दे दिए, ये 4% उसने लगा दिया, जब वो उसको देगा तो कितना देगा, 104 रुपये देगा, ठीक है। तो अब मान लो इसने कमाया, इससे 100 और कमा लिया, ठीक है, तो इसके पास तो 200, ये 100 इसके पास बच गए, 100 इसके पास नहीं बचे, 4 इसने दे दिए, 96 इसके पास बच गए, तो ये 96 को ही लोन प्रोवाइड करवा सकता है, मान लो, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ कि 100 इसने दिए, और ये इसने बैंक रेट, अब इसमें मान लो आरबीआई चाहती है कि पैसा कम करे, बाजार से पैसा खींचे, तो ये क्या करेगी ना कि इसको 10% कर देगी। तो ये 100 इसको मिले, इसने फिर से इससे 100 कमाए, और इसने इसको फिर ये कितना देगा, 110 देगा, तो अब इसके पास 90 पैसे बचे, मतलब इसको तरलता इसने कम कर दिया, ठीक है, 96 नहीं है, 100 ही है। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। इस दर के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता एवं लागत को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक की साख इस तरह सब पे इसी तरह लागू होता है, ठीक है। इसके लिए दूसरा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साख शक्ति को प्रभावित कर सकता है ना, किसी के भी साख शक्ति को, साख सर्जन की शक्ति को प्रभावित कर सकता है इसके द्वारा। अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, देखो अगर इसको क्या बढ़ा, अगर जैसे मान लो पैसा मुद्रास्फीति मतलब पैसा ज्यादा है मार्केट में, मुद्रास्फीति का सिंपल मतलब कि पैसा ज्यादा हो गया मार्केट में, इसलिए हर चीज महंगी हो गई, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा खींचना पड़ेगा, पैसा खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो बैंक रेट बढ़ाना होगा। तो देखो अब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को क्या बढ़ाया जाता है, और अगर मुद्रास्फीति हो जाती है तो बैंक दर को कम किया जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, ये सेम टू सेम है, इसमें दिया हुआ है, उसमें सेम टू सेम जो यही बात बोले ना यही है, ठीक है। अब रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट पहले बता दिए, सिंपल जो है वही है, और कुछ नहीं है ना, देख लो फिर भी एक बार, भारी भाषा तो देख लेंगे। देखो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित जो है, देखो ध्यान रखना, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन दर, ये ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में तरलता का अतिरिक्त मात्रा जारी करता है, ठीक है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा, ध्यान रखना, चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक यानी कोलेटरल के विरुद्ध, ध्यान रखना, कोलेटरल के विरुद्ध एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि देता है, ध्यान रखना, ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट वो इसको चल निधि देता है, मतलब पैसे देता है, ठीक है, ताकि वो चल निधि मतलब क्या हो गया कि भाई जो फ्लो में जो है मनी उसको बोल रहा है। सामान्य शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं, बोल दिया। रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में, सही बात है, नीतिगत दरों के रूप में प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से
अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रतिभूतियों के क्रय यानी क्रय यानी खरीद के माध्यम से। ठीक है, ये देखो ये क्या है लिखा है कि रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में करके प्रतिभूतियों के क्रय यानी खरीद रहा है, प्रतिभूतियों को खरीद के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। क्रय यानी तो खरीदना ही होता है, विक्रय यानी बेचना होता है। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के बस यही है कि इसमें तरलता में ये वृद्धि किया जा सकता है, तरलता में वृद्धि किया जा सकता है, ये सही नहीं लगा। ठीक है, फिर भी देखो चलो, अल्पकालिक ऋण है, अगर इसको बढ़ा देगा, इसको देखो ये अल्पकालिक ऋण है। ठीक है, इसका मात्रा कम मात्रा में लेगा। अगर ये रेपो रेट बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो लोग अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में लेंगे, है ना, कम मात्रा में लेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी हो जाएगी। सही बात है। देखो सिंपल मान लो कि जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, और ये कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, ठीक है, ये पहले रेपो रेट मान लो 4% था, अब इसने 10 कर दिया, तो 10 करने के बाद क्या है कि ये इतना लेगा, लोग भी तो उतना नहीं लेंगे, दर बढ़ जाएगा तो लोग नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, पैसा नहीं लेगा तो काम खत्म, मुद्रास्फीति में आ जाएगी अपने आप कमी। फिर देखो रेपो रेट का प्रभाव यही है कि अब पहले बैंक रेट बता दिए, बैंक रेट वाणिज्य बैंक दीर्घकालीन वाला है, बैंक रेट जो है दीर्घकालीन वाला है, और रेपो रेट जो है अल्पकालीन है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट हम पहले बता चुके हैं ना, फिर भी एक बार परिभाषा देखने जरूरी। ठीक है, देखो रिवर्स रेपो दर वह निर्धारित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक यानी कोलेटरल के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है, ले लेता है, इसे अवशोषित करता है ना, चल निधि को इसमें ले लेता है। ये पहले उसमें देता है, उसमें पैसे देता था, ध्यान रखना। ठीक है, वो पैसे देता था और उसके बदले में ब्याज लेता था, ध्यान रखना, इसलिए वो बोल रहा था कि वहां तरलता बढ़ जाती है और इससे तरलता ये सोखेगा, ध्यान रखना, अवशोषित करता है। चल निधि को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। सामान्य शब्दों में रिवर्स रेपो रेट है ना भाई जी, जैसे कि पैसे, जैसे मान लो बैंक था, बैंक के पास पैसे थे, तो बैंकों का जो है अभी जैसे मान लो कि लिक्विडिटी पैसा जैसे 100 रुपये था, ठीक है, मान लो, तो 100 रुपये मान लो उसने 50 लिक्विडिटी ज़्यादा है अभी, ठीक है, 100% लिक्विडिटी। अब उसने आरबीआई को क्या किया कि आरबीआई को बोला कि आरबीआई ने बोला या उसको जो भी उन लोगों में वार्ता हुई उसमें बोला कि चलो मैं 50-60 रुपये में आपको दे देता हूँ ना, यहाँ पे रख देता हूँ, आप मेरे को इसका रिवर्स रेपो रेट दे देना। बोला ठीक है, देख देंगे। तो अब इसके पास 40 रुपये बचे ना, तो इसने क्या किया, चल निधि को अवशोषित कर लिया, है ना, और तरलता को कम कर दिया। इस तरह से तरलता कम होगी, है कि नहीं। सामान्य शब्दों में रिवर्स रेपो रेट जो है वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, रिवर्स रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने के लिए किया जाएगा। सिंपल बात है, हम बोले तरलता कम कर देगा, उसमें तरलता बढ़ा देगा। ठीक है, बैंक रेट में बढ़ा देगा और रेपो रेट में बढ़ा देगा और इसमें तरलता कम कर देगा। इस तरह से तरलता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, सेम यही है। ठीक है, अल्पकालिक ऋण है, ये भी ध्यान रखना। रेपो जिसमें है वो अल्पकालिक है। ठीक है, चाहे रिवर्स हो, ये दोनों ही अल्पकालिक है, ध्यान रखना, रिवर्स हो या कोई भी हो। ठीक है, अब इसको बोलेगा तो हम पढ़ा बता देंगे, बट वैसे तो नॉर्मली हमको नहीं लगता कि जरूरत है इसका। ठीक है, देखो अब जो है सीआरआर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सीआरआर क्या होता है ना कि केस रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और एक एसएलआर होता है। ठीक है, एसएलआर में और केस रिजर्व रेशियो में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि देखो इसको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो, बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल जमा, मतलब जो होता है ना, जैसे एनडीटीएल, जैसे कि बैंक के पास 1000 रुपया, जैसे मान लो 100% में से बैंक का 3% जो है वो आरबीआई अपने पास रख लेगी। बोले क्या पता तुम सालों चुतियों का है कि नहीं, तुम कभी कहीं दिवाला हो जाए तुम्हारा, तो पैसा कौन देगा ग्राहकों को, जो है उन लोगों को जिनके पास, तो मेरे पास जमा करवाओ, ये क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी। तो ये सिक्योरिटी मनी है,
एक तरह से देखो कैश रिजर्व रेशियो जो है, तो देखो बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कि भाई नकदी है हमारे पास के लिए अपनी कुल जमा यानी एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। रख दिया, बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली 3% कुछ होता है, ये अपने आप मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाता, नॉर्मल 3% के आसपास होता है, जिसे नकद आरक्षित, जिसे नगद क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित, नगद को रख दिया, आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में से उस अनुपात से जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यकता के रूप में रखना पड़ता है। मतलब उसको रखना ही पड़ता है, कोई उसके पास उपाय नहीं है, समझे। जब भाई कि जितनी उसके पास कुल जमाएं है ना, चाहे जितना पैसा उसके पास जमा कुल जमा हो गया 100% होगा, तो उसका कुछ परसेंट जितना भी होता है सीआरआर के रूप में उसको आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई बोल देगा पता नहीं तुम कब भगोड़े बन जाओ, है कि नहीं, तो ये पैसा जो है उनको फिर ग्राहकों को देने के काम आएगा, जब तक तुम्हारा जुगाड़ करेंगे फिर से तुमको ढूंढ के लाएंगे तब तक। ठीक है, सामान्य शब्दों में नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्य बैंकों के कुल जमाओं के उस अनुपात से जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देखो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा नकद आरक्षित अनुपात की मात्रा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित हो, तो पता ही रिजर्व बैंक ही करेगा। यह बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच के रूप में, सही बात है, नकदी की समस्या, मान लो बोल रहे कि नकदी की समस्या है, हम लोग बोलते हैं पैसे साले जमा कराओ, इतना तो कराना ही है तुमको। भारतीय व्यापारिक बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात की राशि पर कोई ब्याज नहीं देता। सिंपल बात है। हाँ, कोई बोलेगा कि सीआरआर पे ब्याज लेगा, मारेंगे तो गुस्सा, बोले साले तुम भगोड़े हो जाओगे, उसका कौन लेगा, एक ठेका तुम्हारा बाप लेगा, एक तो रख रहे हैं ऊपर से मारेंगे तो जुटता है कि नहीं। सीआरआर बोले चूतिया बना रहे हो, हम ही से लोगों सारा पैसा, तो सीआरआर पे कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, हाँ ना। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को नकद आरक्षित की राशि पर कोई ब्याज नहीं देता है। सीआरआर में वृद्धि के कारण, अब सीआरआर में वृद्धि करने का ज़्यादा रखेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तरलता में कमी हो जाएगी, और ठीक है, साख सर्जन कम क्षमता कम हो जाएगी उसकी बैंक की जो है कि नहीं। वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन में क्षमता में कमी हो जाएगा। सीआरआर बढ़ जाएगा तो जैसे मान लो 100% जितना टोटल जमा है उसका, मान लो पहले 4 ले रहे थे अब 10 ले रहे हैं, तो 90%, 90 तो 10 तो उसके पास, 90 इसी के पास रह गया। तो पहले 100 मान लो 106 मतलब 96 रुपये ये दे सकता था, अब ये 90 रुपये दे पाए, इस तरह से। तो अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय भारत रिजर्व बैंक सीआरआर को बढ़ा देता है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सब हो गया, तो मुद्रास्फीति के समय सीआरआर को बढ़ा देगा और फिर सपेल देगा अच्छे से, है कि नहीं। तो इससे क्या, तरलता को कम किया जाएगा और मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, है कि नहीं, करने का प्रयास है। इस प्रकार नगद जो है सीआरआर में कमी के कारण उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कमी हो जाएगा तो साख सर्जन की क्षमता बढ़ जाएगी, और इससे क्या, तरलता बढ़ जाएगी, और इससे मुद्रास्फीति को, अगर मुद्रा अस्फीति है, तो मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल करने में या उसको वापस ठीक करने में ये काम कर सकता है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन, यही तरीका जो मैंने बताया। ठीक है, फिर हम लोग एसएलआर का बात करते हैं ना। एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, एसएलआर को बोलते हैं, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मतलब संवैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये क्या है भाई, अब ये क्या चुतियापा है, देखो ये चुतियापा क्या है, इसका बारे में बात करते हैं। देखो, व्यापारिक बैंकों को अपने, ठीक है, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा यानी निवल एनडीटीएल जितना भी जमा है उसके पास का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण या अल्पकालीन आभारित, मतलब उतना पैसा तुम खर्च नहीं कर सकते हो, समझाओ, चाहे वो नकद के रूप में हो चाहे सोने के रूप में हो ना। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एनडीटीएल मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए तो है ना, तो अगर मान लो नॉर्मली ये 16, 17, 18 ये सबके आसपास रहता है,
तो 1 लाख रुपए तो इसका 18% जो होगा ना, यानी 18,000, तुम 18,000 कभी खर्च नहीं कर सकते बैंक को, है ना। अगर बैंक ने ये, बैंक के पास ये भी मतलब SLR उसके पास इतना नहीं रहा ना, तो RBI उस पर जुर्माना लगा दे करोड़ों रुपया, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है इसमें। ये जो है उसके पास कम से कम एक निश्चित प्रतिशत, जिसमें जिस अपने पास उसको रखना, चाहे नकद हो, चाहे स्वर्ण हो, या अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, है ना। अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियां ही क्यों ना हो उसके पास, है ना सर, चाहे सरकार की, चाहे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ही क्यों ना पड़ी हो, उतना पैसे के रूप में उसको पड़ा होना चाहिए, ताकि उसको दे के वो पैसा खरीद सके, ठीक है, के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब सिंपल बात है, हर चीज तो रिजर्व बैंक ही निर्धारित करेगा ही, हेड है तो, है, ठीक है। अब ये तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अब अत्यंत मुद्रास्फीति के, अब जैसे मान लो मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई है ना, तो क्या करेगा ये, इसको बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता को बढ़ाकर बैंक की साख सर्जन की क्षमता कम कर देता है, पीठ तोड़ दी मेरी। तो अब कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, सिंपल बात है। सेम सेम सब चीज है, बस थोड़ा सा अलग, बस ये है कि नाम थोड़ा अलग है, बाकी सेम। अगर बैंक रेट को बढ़ाने से जो प्रभाव आएगा ना, वैसा का वैसा ही प्रभाव आएगा तुम्हारा रेपो रेट को बढ़ाने से, है कि नहीं। इस तरह से दिक्कत करना ही नहीं, मतलब ये नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा। जमाओं की अपेक्षाकृत कम भाग सरकार के पास रखना पड़ता है, मतलब जैसे तुम ये ध्यान रखो कि इसमें क्या हो रहा है मेनली, जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक राशि, सिंपल वही बात है। SLR देखो, नॉर्मल देखो 19, फिर 30 देखो, ज्यादा मान लिए नॉर्मली 19 देखो, 19 के आसपास रहता है, ठीक है, 19-20 इस तरह से, ठीक है। ये SLR, ये इतना आज ये है एक वीडियो। इसके बाद में जो है ये तुम्हारा क्वालिटेटिव, जैसे क्वालिटी वाला है नहीं, ये मात्रात्मक वाला है ना, ये मात्रात्मक वाला है, क्वालिटी वाला नहीं। ये क्वांटिटेटिव वाला, ये क्या बोलते हैं, ये रेशियो है, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव वाला जो है चीज है ये, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, मौद्रिक नीति के उपकरण में। ये क्वांटिटेटिव जो जितने भी हम लोग पढ़े ना, ये क्वांटिटी मात्रात्मक जिसको बोलते हैं, मात्रात्मक उपकरण है ये जितने भी है ना। कोई बोल देगा कौन कौन से थे, तो अभी पता है ना ये कौन कौन से थे, एक बस हमने छोड़ दिया मात्रात्मक में, खुले बाजार की क्रियाएं। बाकी जितना बैंक रेट है ना, जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, फिर CRR हो गया, फिर SLR हो गया, फिर एक खुले बाजार की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया। ये जो है ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आते हैं। या क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव को हम कम करते हैं, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग आगे चल के फिर क्वालिटेटिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।